हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है सामाजिक अध्ययन की। ये क्लासेस आपको जो है 3-4 क्लासेस मिल जाएंगी। ये 3-4 क्लासेस अगर आप कर लेंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए ये बहुत इनफ होंगे, क्योंकि ये थोड़े से में ज़्यादा आपको देने की कोशिश की गई है। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश हमारी पूरी है, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएँ। बच्चों की डिमांड पे हम लोगों ने इस तरीके का जो है कंटेंट तैयार किया था। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारे चैनल के रेगुलर बच्चे हैं, उन सभी को पता है कि जिस तरीके से हमने मैथ, ठीक है, इंग्लिश स्टार्ट कराई थी, तो उन्होंने बच्चों ने बोला था कि मैम आप पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 5 भी इसी तरीके से करा दीजिए। तो हम लोगों ने पेपर 1 यानी वर्तमान भारतीय समाज की 3 क्लासेस कराई हैं। फिर आपका जो पेपर 2 है यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है, उसकी हमने 3 क्लासेस कराई हुई है। ठीक, तो आज जो है हम सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। और उन सभी बच्चों के लिए जो बोलते हैं कि इंग्लिश कहाँ से पढ़े, नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनको बार बार बोलती हूँ कि आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पे आपको सारी वीडियोस मिलेगी। वहां पे राजन सीरीज के नाम से सेव है, उसमें हम लोगों ने अभी हाल ही में प्रेजेंट का जो भी सिलेबस है, जितने भी पेपर हुए हैं इंग्लिश के, मैथ के, जो आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए गए हैं, टॉपिक सॉल्व कराया गया है आपको। तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपकी डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार वहां से क्लासेस कर लीजिए, अच्छे से सारे चीज समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि अब कैसे पढ़े, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप घबराइए नहीं, ठीक है। आप ये सोचिए कि आपके पास अभी कितने दिन का टाइम है। आपके पास पूरा 7 दिन का टाइम है, 7 डेज का टाइम है। आपका कल 1 जनवरी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरे 7 दिन है। 24 घंटा में आप अगर 12 घंटा भी पढ़ते हैं बीटीसी के लिए, तो उतना बहुत ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो मन लगा के पढ़िए। आई बात समझ में? तो ये हुआ हमारी ये बातें। अब हम टाइम वेस्ट ना करके अपने जो है फोकस करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। देखिएगा, सामाजिक अध्ययन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उनको पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म के विषय में टिप्पणी लिखिए। जो अशोक के धम्म है उनके विषय में हमको लिखना है। तो देखिएगा, अशोक के धम्म का स्वरूप कैसा था। सभी को पता है कि अशोक क्या थे, एक महान सम्राट थे। उनको, अशोक को क्या कहा गया था, महान सम्राट कहा गया था। अशोक को सम्राटों का सम्राट भी कहा गया है, ठीक। अशोक ने अपने शिलालेख में कुछ प्रश्न इस प्रकार करते हैं कि कियम चुम धम्मे, ठीक। उन्होंने, आपको पता है, जो बच्चे क्लासेस लिए हुए हैं वहां पे पढ़ाया गया है। अब देखिए, एग्जाम पास में है, तो अब हम सारी डिटेल तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग को बाउंस करेगा, है ना। क्योंकि अब यहाँ पे तो हमें सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना है, तो सबको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये समझिएगा, अशोक ने कुछ शिलालेख भी जो है बनवाए थे, तो कुछ धम्म भी थे, ठीक। तो उसी में हम अब पढ़ते हैं। तो उसमें क्या था, और उस उन्होंने अपने दूसरे तथा 7वें अभिलेखों में उसने धम्म के तत्वों का उल्लेख किया था। शिलालेख बनवाए थे और अभिलेख बनवाए थे। इसमें क्या होता था कि वह जो है पत्थरों पे खुदाई करके वह लिखवाते थे, ठीक है। तो उन उसमें जो है अभिलेखों में, ठीक, इसमें दूसरे और 7वें अभिलेख में उन्होंने क्या किया था, धम्म के तत्वों का उल्लेख किया था, ठीक। अब देखते हैं वो धम्म कौन से थे। 8 थे, ठीक है। ये इसी क्रम में भी है, देखिएगा। उप सिनवे, ठीक, उप सिनवे ये पहला है, ठीक। बहुकयाने, फिर तीसरा दया, फिर चौथा दाने, फिर आपका पांचवा है सचे, ठीक है। फिर छठवा है आपका सोचवे, फिर आठवां है आपका माधवे, सॉरी ये सतवा है ना, माधवे। फिर आठवां है आपका साधवे, जिसका अर्थ क्या होता है वो हम समझते हैं। देखिएगा, 8 धर्म के बारे में इन्होंने इसमें लिखा हुआ था दूसरे और तीसरे अभिलेख में। उपसिनवे, बहुकथा, दया दाने, सचे, सोचवे, माधवे, साधवे च,
ठीक, इसका अब हम अर्थ समझेंगे। पहला जो है वो है उपसिन्वे, जिसका मतलब है अल्प पाप। ठीक है। दूसरा है आपका बहुकयानी, जिसका मतलब है अत्यधिक कल्याण। ठीक। जो आपका तीसरा है दया, तो दया को तो सभी पता है, दया। ठीक। चौथा है आपका दाने यानी दान करना। ठीक है। पांचवा है आपका सचे यानी सत्यवादिता। और छठवां है आपका सोचवे यानी पवित्रता। फिर सातवां है आपका माधवी यानी मृदुता। ठीक है। फिर आठवां है आपका साध्वी यानी साधुता। तो ये अशोक के धम्म का यह स्वरूप है। ठीक है। उन्होंने अपने दूसरे और सातवें अभिलेख में धम्म के तत्वों का उल्लेख किया है। और जो अभिलेख होते हैं वो पत्थर के होते हैं, शिलालेख सब ये सब क्या होते हैं, पहले तो कॉपी और पेन था नहीं कुछ, तो वो पत्थरों में खुदाई करके वह लिखवाते थे। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका, मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी जो मौर्य का शासन काल था, वहां पे प्रशासन की क्या व्यवस्था थी, यही हमको वर्णन करना है। ठीक है। तो समझिएगा, इस काल में मौर्य सम्राट निरंकुश थे, लेकिन वे स्वेच्छाचारी नहीं थे। देखिएगा, इस कहने का मतलब ये है कि मौर्य काल में जो मौर्य सम्राट थे वो निरंकुश नहीं थे, मतलब वो अत्याचारी नहीं थे। वो अपनी प्रजा को जो है प्रताड़ित नहीं करते थे। ठीक है। सबकी इच्छाओं के साथ, सबका भला लेके, सबके भले के बारे में सोच के वो जो है अपनी प्रजा के लिए जो बेहतर कार्य होता था वही करते थे। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सम्राट प्रजा को अपने पुत्रों की भांति समझता था। जो सम्राट थे मौर्य काल के, जितने भी सम्राट थे, वो अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति समझता था। ठीक। इससे पता चल रहा है कि वो अपनी प्रजा से कितना प्रेम करता था। ठीक। वह जनता के प्रति समर्पित होकर कार्य करता था। यानी वह जनता के प्रति क्या होता था, समर्पित होकर कार्य करता था। कहने का मतलब ये है कि जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए जो भी कार्य होते थे, वह बहुत मन लगा के, लगन के साथ वह कार्य करता था। ठीक है। इस काल में राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होती थी। अब जब राजा है तो राजा अकेले तो कोई कार्य करेगा नहीं। पूरा अपना जो भी उसकी प्रजा है, इतना बड़ा जो उसका पूरा राज्य है, उसमें राजा अकेले तो कार्य कर नहीं सकता है। तो इस वजह से जो है, राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था। क्या होता था? मंत्री परिषद होता था। ठीक। मंत्री परिषद क्या होता है, इसमें 20-30 मेंबर होते थे। ठीक। 20-30 मंत्री होते थे, तो उन्हीं को मंत्री परिषद कहा जाता था। इसमें 12 से लेकर 20 तक मंत्री होते थे। यानी इसमें 12 से लेकर 20 तक मंत्री होते थे इस मंत्री परिषद में। ठीक है। आवश्यकता अनुसार इसमें कम या ज्यादा भी हो सकते थे। अगर जैसे कि जब भी आवश्यकता होती थी, तो इनकी संख्या कम भी हो जाती थी और ज्यादा भी हो जाती थी। ठीक है। इसमें कुल 18 विभाग थे। टोटल कितने विभाग थे? 18 विभाग थे। मौर्य काल में अनेक प्रांत थे। मतलब मौर्य काल में बहुत सारे प्रांत थे। प्रांत अनेक मंडलों में बांटा गया था। प्रांत क्या है? अनेक मंडलों में बांटा गया था। इस समय की न्याय व्यवस्था सुसंगठित थी। दंड विधान भी कठोर था। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा देश है, फिर वो किस में बटा हुआ है? राज्यों में बटा हुआ है। फिर जब राज्य में आया तो किस में बटा हुआ है? आपके जिला में बटा हुआ है। फिर जिला से किस में बटा हुआ है? आपका तहसील में। इस तरीके से सेम प्रोसेस आपका ये भी था कि मौर्य के प्रशासन काल में अनेक प्रांत थे। फिर प्रांत में क्या थे? मंडल में यह बांटा गया था। और जो न्याय की व्यवस्था थी वो सुसंगठित थी, और दंड क्या था वहां पे? बहुत ही कठोर दिया जाता था। ठीक है। जो सभी के लिए दंड नहीं दिया जाता था, जो भी गलत काम करते थे उनको दंड कठोर दिया जाता था। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ये जो है अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है ना, वो जो है लघु उत्तरी था। अब हम जो करेंगे वो अति लघु है। इस सीरीज का आपको एक मेन बात ये बता देती हूँ मैं, कि आपका जो ये पेपर 5 है ना, सामाजिक विज्ञान, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हमने क्या किया है, इसमें एक लॉजिक लगाया है कि पर
चैप्टर के हिसाब से। चैप्टर 1 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले हमने उनको कराया, फिर चैप्टर 2 को कराया, फिर चैप्टर 3 का कराया। इसी क्रम में जो है हमने पूरी बुक को कवर किया है। चैप्टर 1 में जो क्वेश्चंस जितनी बार पूछे गए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो अति लघु हो, चाहे वो लघु उत्तरी हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि क्लासेस जो है वो आपको कम से कम 4 या 5 दी जाएंगी। देखिए, मैराथन देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे अगर मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगी तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक। मैराथन किस लिए होता है कि वह क्विक रिवीजन के लिए होता है। आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, बस तुरंत हमने एक बार रिवीजन कर लिया, ठीक है। और रिवीजन भी क्या होगा, उसमें सारा चीज एक साथ पढ़ाएंगे तो आपको बाउंस करेगा। जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा 5 घंटे कंटिन्यू बैठ के इतने फोकस के साथ नहीं पढ़ सकता है। इसीलिए हम लोगों ने 5 या 6 क्लास कराई जाएंगी, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े करके कवर करा दिए जाएंगे, और सिर्फ 2 दिन के अंदर हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम के पहले अच्छे से इसको पढ़ सके, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, देखिए इसमें से दो क्वेश्चंस मुख्य बनता है आपके अति लघु में। पूछेगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। और अगला क्वेश्चन बनता है मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। एक तो पहला पूछेगा संस्थापक, और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो अंतिम सम्राट, ठीक। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। और अगला है मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट था वो कौन था? बृहदत्त था, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था? तो अशोक जी थे, अशोक जी, उन्होंने बौद्ध धर्म को राजश्रय प्रदान किया था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अशोक ने आपके बौद्ध धर्म को उसने अपनाया था, उन्होंने अपनाया था, ठीक है, सॉरी। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? यहाँ पे पूछा है सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो किसने जारी जारी किए थे? हिंद यूनान, यानी हिंद यूनान के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक। इंडो यूनानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए ये 2 बार पूछा गया है ना, इसलिए यहाँ पे दो बार लिख दिया गया है। एक बार आपका अति लघु में पूछा गया होगा, एक बार आपका बहुविकल्पी में पूछा गया होगा। तो क्वेश्चन देखिएगा फिर से, मौर्य सम्राट का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहदत्त था, ठीक। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जो आपके 50 नंबर के जो पेपर है, यानी पेपर 1, ठीक है, पेपर 2 और पेपर 5, ये आपका जो तीनों पेपर है ना, ये टोटल 50-50 नंबर का है ना। 50 नंबर पेपर 1 है, 50 नंबर पेपर 2, 50 नंबर पेपर 5। तो इसमें जो बच्चे बहुत डर रहे हैं कि मैम मैं पास कैसे होऊंगा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, तो इसके उनके लिए एक ये है कि आप अपनी सीरीज उठाइए, ठीक। अब क्योंकि अब हम ये तो नहीं कहेंगे आप हमारी ही वीडियो से पढ़िए, आपका मन हो तो आप, आपको सीरीज से पढ़ना है आप सीरीज से पढ़िए, आपको जहां समझ में आ रहा है आप वहां से पढ़िए। लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे तो 1 हफ्ते में आप आराम से पास हो सकते हैं। यह किसके लिए बताया जा रहा है? जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप सीरीज उठाइए, और जितने भी आपके MCQ हैं, यानी बहुविकल्पी हैं और अति लघु हैं, ठीक, दोनों को आप रट डालिए, एकदम से रट डालिए, ठीक, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्योंकि 15 नंबर का आपका यहाँ से बनता है, 15 नंबर का आपका अति लघु बनता है, तो आपका यहाँ से 30 नंबर तैयार हो गया। तो 30 नंबर अगर तैयार हो गया तो आप आराम से 30 नंबर तैयार किए हैं, तो आराम से 28-29 नंबर तो मिल ही जाएगा। और लघु उत्तरी में आप जो है पढ़ लीजिए कुछ, तो क्वेश्चन से संबंधित आंसर लिख देंगे तो आराम से मिल जाएगा। 50 में से आप 25 नंबर आपको लाने होते हैं, 25 से 24 हुआ तो आपका खट्टे से बैक लग जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अशोक के धर्म प्रचार के संबंध में अपने विचार रखिए। देखिए अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने जो है धर्म प्रचार में क्या किया था कि जो धम्म महामात्रों थे, पुरुषों थे, पुरुष यानी बहुत सारे पुरुषों, राजकों तथा अधिकारियों की सहायता
सहायता है, सॉरी यहाँ पे सहायता ली होगा, ठीक है। यहाँ पे सही कर दीजिएगा, यहाँ पे होगा सहायता ली, ठीक है, सहायता ली है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए सभी की, मतलब जो अधिकारी थे, राजुक थे, ठीक, और जो महामात्र थे, पुरुष थे, उन सब का क्या लिया था, सहायता के द्वारा, उन इन सब के सहायता के द्वारा अशोक ने धर्म प्रचार करवाया था, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपने विशाल साम्राज्य के सभी साधनों को लगा दिया था। यानी इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया था, इनके इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था, तो जो जो साधन थे उन्होंने सबको लगा दिया था धर्म प्रचार के लिए, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, प्रथम एवं द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासन काल में आयोजित की गई थी, ठीक। तो देखिएगा, क्वेश्चन तो हमेशा यही पूछा है किसके शासन काल में, तो हालांकि यहाँ पे टाइम भी लिख दिया गया है, स्थल भी लिख दिया गया है, तो आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और आपको एक बात ये भी इन्फॉर्म कर दे रही हूँ मैं, अभी मुझे याद आ गया, आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम आईडी पे नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक के आपका जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से उसको जो है जाके टेलीग्राम आईडी से ऐड हो जाइएगा, ठीक है। पीडीएफ की चिंता नहीं करिएगा, पीडीएफ आपको सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्लास खत्म हुआ तुरंत आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो देखते हैं जो आपकी प्रथम बौद्ध सभा है, प्रथम बौद्ध सभा वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और अजात शत्रु के शासन काल में, किसके शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में, ठीक। और जो आपका द्वितीय बौद्ध सभा है वो जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था, काला शोक के शासन काल में, किसके, काला शोक के शासन काल में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, तो तृतीय किसके शासन काल में हुआ था, अशोक के शासन काल में, ठीक। पहला जो है आपका अजात शत्रु के शासन काल में हुआ, दूसरा जो है वो काला शोक के शासन काल में हुआ था, और जो आपका तीसरा बौद्ध सभा है वो अशोक के शासन काल में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था, तो आपके जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और इसके आने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे ना उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए, यानी जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उनकी फोटोकॉपी, प्रतियां क्या होती है, वही होती है, यानी बुक की कॉपी, ठीक है, मतलब जो आपकी ओरिजिनल बुक है उसी की कॉपी, चाहे वो फोटो कॉपी हो चाहे जैसी भी हो, तो उसी को प्राप्त करने के लिए वह भारत आया था, ठीक। कब आया, ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और उसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजंता में गुफाओं की संख्या है, तो अजंता में कितनी गुफाओं की संख्या है, तो टोटल आपकी 30 गुफाओं की संख्या है, कितनी, 30 गुफाओं की, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस यहाँ पे होगा, किसी नहीं होगा, ठीक, किस स्थान का वायसराय था, तो आपका उज्जैन का था, ठीक। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तक्षशिला होगा आंसर यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको लिख के काट दिया है, ठीक है। और एक बात और, सीरीज में भी ये आंसर गलत दिया हुआ है, तक्षशिला का वो जो है था, लेकिन यहाँ पे वह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तक्षशिला का तो वो गवर्नर था ही, लेकिन वहां पे हमें यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी उस समय पूछ रहा है, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था, तो उज्जैन का था, ठीक। तक्षशिला का तो था ही, लेकिन बिंदुसार की मृत्यु के समय पूछा जा रहा है तो उज्जैन के टाइम का था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत आया, तो देखिएगा सबसे पहले भारत कौन आया था, मेगास्थनीज, इबन बतूता, मार्को पोलो, हेनसांग, तो इन चारों में सबसे पहले मेगास्थनीज भारत आया था। अगर वैसे पूछा जाता तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे,
ठीक, पुर्तगाली में कौन? वास्को डी गामा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। तो 305 ईस्वी में जो है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको फिर से देख लीजिएगा। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहदत्त था, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार जी थे। ठीक है, कौन था? बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। तो जब कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने धर्म घोष की घोषणा की थी। किसकी? ये धर्म घोष हो सकता है या धम्म घोष। ठीक है, धर्म घोष या फिर धम्म घोष, दोनों एक ही चीज है। ये संस्कृत का वर्ड है तो इसको हिंदी में धर्म बोलते हैं। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो घोषणा की थी वो धम्म घोष की थी। ठीक, धर्म घोष या फिर धम्म घोष की स्थापना, सॉरी, घोषणा की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना किसने की थी? मेगस्थनीज ने की थी। ठीक, फिर से ये देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो शेक्सपियर इंग्लैंड देश के नागरिक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध 305 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। देखिए, अब इसमें समझाने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना, इसमें समझाया क्या जा सकता है? वन लाइनर क्वेश्चन है, वन वर्ड का आंसर देना है। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन है? तो वो बृहदत्त ही है, तो बृहदत्त है। अब इसमें मैं क्या समझाऊं? हालांकि अगर क्लास चल रही होती तो मैं आपको बताती कि इसने कैसे जो है अंतिम सम्राट हुआ, फिर इसके बाद कोई मौर्य सम्राट का कैसे पतन हो गया, है ना, ये सब पढ़ाती। लेकिन अभी तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। फिर देखते हैं, सम्राट अशोक के पिता थे। ठीक, तो सम्राट अशोक के जो पिता थे वो बिंदुसार जी थे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म घोष की, यानी धर्म घोष की स्थापना, सॉरी, स्थापना बोल रही हूँ बार बार, सॉरी सॉरी, देखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म घोष यानी धम्म घोष की घोषणा की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका जो चतुर्भुज मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो आपका खजुराहो में स्थित है। कहाँ पे? खजुराहो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त कालीन चित्रकला के दो केंद्रों के नाम बताइए। तो गुप्त कालीन चित्रकला के जो दो प्रमुख केंद्र हैं उनका नाम है मथुरा और सारनाथ। ठीक है, क्या है? मथुरा और सारनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त कालीन साहित्य प्रगति का उल्लेख कीजिए। एक मिनट, इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। आपका जो चतुर्भुज मंदिर है वो कहाँ स्थित है? खजुराहो में। चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, कहाँ है? खजुराहो में। तो खजुराहो आपका कहाँ है? एमपी में है। ठीक, यानी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गुप्त कालीन चित्रकला के दो केंद्रों के नाम बताइए। तो जो आपका गुप्त कालीन चित्रकला है उसके जो दो केंद्र हैं, ठीक, बहुत सारे हैं, हमें दो ही लिखना है। तो मथुरा और सारनाथ। ठीक, जो आपका मथुरा है और सारनाथ है वो गुप्त कालीन चित्रकला का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गुप्तकालीन साहित्यिक प्रगति का उल्लेख कीजिए। आपका जो गुप्तकालीन है उसमें जो साहित्यिक यानी साहित्य की जो प्रगति थी उसका हमें उल्लेख करना है। तो देखिएगा, समझिएगा, साहित्यिक प्रगति इसमें क्या है कि साहित्यिक प्रगति की दृष्टि से गुप्त काल काफी अच्छा काल था। यानी जो आपका गुप्त काल था, ये क्या था कि साहित्य की इसमें बहुत ज्यादा प्रगति हुई थी, बहुत उन्नति हुई थी। ठीक है। गुप्त काल साहित्यिक उन्नति का युग था। कहने का मतलब ये है कि गुप्त काल में साहित्य की इतनी ज्यादा उन्नति हुई थी कि उसको साहित्य साहित्य की उन्नति युग भी कह दिया गया। ठीक है। डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा था कि यह स्वाभाविक ही था कि इस सुरक्षा और सांपत्तिक समुन्नति की दशा में धर्म, साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्रों में सक्रियता बढ़े और उन्नति हो। कहने का मतलब है कि आपके जो डॉक्टर त्रिपाठी जी थे उन्होंने यह कहा कि इस युग में, ठीक है, चाहे वो धर्म की दशा हो, चाहे वो साहित्य कला हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र हो, सभी में क्या थी, सक्रियता बढ़ी और सभी में उन्नति हुई। ठीक। गुप्त वंशीय शासक तलवार के धनी होने के साथ साथ स्वयं भी अत्यंत विद्वान थे। ठीक। गुप्त वंश के जो शासक थे, कहने का मतलब ये है कि वो जो है निपुण तो थे ही, ठीक, शासन करने में निपुण तो थे ही, युद्ध तो जीतते भी थे, लेकिन वह जो है साहित्य में भी क्या थे, बहुत ज्यादा विद्वान थे। ठीक है। फिर आगे देखिएगा। अगला फिर देखिएगा क्या है, तथा विद्वानों के आश्रय एवं प्रोत्साहन भी देते थे। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो गुप्त वंशीय शासक थे वो तलवार के धनी होने के साथ साथ स्वयं भी अत्यंत विद्वान थे। मतलब जो गुप्त वंश के शासक थे वो तलवार में निपुण थे, यानी वो शासन भी अच्छा करते थे, युद्ध वगैरह भी बहुत अच्छे से सारे युद्ध जीतते भी थे, और वह शासक जो थे वो स्वयं क्या थे, विद्वान भी थे। ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे विद्वानों को क्या दिया था, आश्रय दिया था। ठीक है। अपने यहाँ उन्होंने उनको रहा, रहने के लिए जगह दी। ठीक है। उनको जो है क्या किया, उनका बहुत सम्मान किया। ठीक। और उनको प्रोत्साहन भी देते थे, उनको मोटिवेट भी करते थे। इसीलिए एक चीज और है, इसीलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। इसीलिए ये भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। साहित्य के लिए ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए इन्होंने सभी चीजों में विकास किया है, सभी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो जो गुप्तकालीन के प्रमुख बंदरगाह है वो है आपका ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति है सबसे ज्यादा जो है गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह, वो त्राम ताम्रलिप्ति है। ठीक। ताम्रलिप्ति कलिंग साम्राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। यानी जो आपका ताम्रलिप्ति है वो कलिंग साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे मुख्य बंदरगाह था। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में भी छाप छोड़ी। यानी इस जो आपका ये है बंदरगाह, इसकी वजह से जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया है वहां तक जो है बौद्ध धर्म के प्रसार का भी यह छाप छोड़ा। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ताम्रलिप्ति जैसे पूर्वी तट पर समुद्र बंदरगाहों तक पहुंचने की इच्छा थी। ताम्रलिप्ति ने क्या बताया कि, सॉरी, बहुत सारे इतिहासकारों ने क्या अनुमान लगाया कि जो ताम्रलिपि है यानी जो बंदरगाह है उसकी पूर्वी तट पर, ठीक, बहुत सारे बंदरगाहों तक पहुंचने की इच्छा हुई थी। ठीक है। उसके जरिए यानी जो आपका ताम्रलिप्त बंदरगाह है उसके जरिए अनेक जो बंदरगाह थे वहां तक लोगों की पहुंचने की इच्छा हुई थी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास कौन थे, इनके द्वारा लिखित ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा, कालिदास कौन थे, हमसे क्वेश्चन में पूछा है, और पूछा है कि इनके द्वारा लिखित ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं हम, चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न संरक्षण पाते थे। जो चंद्रगुप्त थे उनके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक। उन्हीं में से एक नवरत्न कालिदास जी भी थे।
ठीक, तो इन नवरत्नों में कालिदास सर्वाधिक विद्वान थे। यानी जो चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे, उनमें से एक कालिदास थे, और कालिदास जी क्या थे, बहुत ही विद्वान थे, यानी सर्वाधिक विद्वान थे। ठीक है। कालिदास के लिखे हुए 7 ग्रंथ माने जाते हैं। कालिदास जी के जो मुख्य ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं, वो हम देखते हैं। पहला है कुमार संभव, ठीक, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूत तथा ऋतुसंहार, ठीक। ये जो है किसकी है ग्रंथ है ये, कालिदास जी के हैं। ठीक है, कुमार संभवम हो गया, रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम हो गया, मेघदूत हो गया, और ऋतुसंहार। ये सब जो है कालिदास की ग्रंथ के नाम हैं। ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि कालिदास कौन थे और इनके द्वारा लिखित ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कालिदास कौन थे, जो चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे, उन्हीं में से एक, नवरत्नों में से एक कालिदास जी थे। ठीक है, और कालिदास जो है सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक विद्वान थे। और कालिदास के लिखे हुए कुछ ग्रंथ हैं। अब वो कौन कौन से ग्रंथ है, फिर से देख लीजिए। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत तथा ऋतुसंहार। ये सारे जो है कालिदास जी के ग्रंथ थे। ठीक, इनके अलावा अन्य कई ग्रंथ भी कालिदास के लिखे हुए बताए जाते हैं, किंतु उनके विषय में निश्चय पूर्व कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब कहने का मतलब ये है, ये सारी बुक तो बहुत फेमस है, ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा भी कुछ पुस्तकें हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ निश्चित नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं कि रघुवंशम में क्या है। तो रघुवंशम जो उनकी ग्रंथ है, उसमें रघु की दिग्विजयों का वर्णन है, ठीक। और कुमार संभवम में क्या है, इसमें कार्तिकेय के जन्म की गाथा है, ठीक। और जो आपका शकुंतलम है, अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला की अमर प्रेम कहानी वर्णित है, ठीक। और ये जो मेघदूत है, ये क्या है, एक अनुपम गीत वाक्य है। आप अगर हिंदी की मैराथन किए होंगे, गद्य एवं पद्य में अंतर, तो मैंने वहां पे आपको बताया भी था कि जैसे आपका गद्य है तो यहाँ पे जो है रघुवंशम हो गया, और पद्य है तो आपका मेघदूत कालिदास का। ठीक, मैंने आपको ये क्वेश्चन वहां पे कराया था, अभी यहाँ पे याद आ गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल की विशेषता बताइए। ठीक है, गुप्त काल की क्या क्या विशेषता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, यह भारतीय इतिहास का स्वर्णिम स्वर्णिम काल था। ये कह सकते हैं या स्वर्ण युग कह सकते हैं, ठीक है, आपको जो इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। स्वर्ण युग काल था। क्यों था, अभी हमने बताया था कि क्यों था। क्योंकि गुप्त काल में ही जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य से लेकर मूर्ति कला से लेकर हर क्षेत्र में क्या हुआ था, उन्होंने उन्नति की थी, ठीक। इसलिए भारतीय इतिहास में जो है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। तो यह जो है विशेषता बताना है हमें। तो गुप्त काल की पहली विशेषता क्या है कि यह भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल था, यानी जो है स्वर्ण युग था। ठीक, स्वर्णिम युग आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा, स्वर्ण युग ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक। अगला है, इस वंश के 14 राजाओं ने लगभग 250 वर्षों तक शासन किया था। यानी जो गुप्त काल के 14 राजा थे, उन्होंने लगभग 250 वर्ष तक शासन किया था, ठीक। अगला है आपका, समुद्रगुप्त इस वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा थे। जो समुद्रगुप्त हैं, इस वंश के यानी गुप्त काल के वंश के सबसे ज्यादा प्रतापी राजा समुद्रगुप्त जी थे, ठीक। समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है, नेपोलियन, नेपोलियन कहा जाता है ना, समुद्रगुप्त को। चलिए देखिए, अगला है, गुप्त वंश का काल भारत की राजनैतिक एकता का युग था। जो गुप्त वंश है वो
गुप्त वंश का काल जो है वो क्या था, भारत की राजनीतिक एकता का युग था। अगला है, सभी प्रकार के कला क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। कहने का मतलब है कि जितने भी कला के क्षेत्र थे, ठीक, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो साहित्य की मतलब साहित्य हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, तो इन सब सभी कला क्षेत्र में क्या हुआ था, उन्नति हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेन सांग ने हर्षवर्धन के विषय में क्या क्या लिखा है। हेन सांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। अब हम ये देखेंगे कि जब हेन सांग आया हुआ था हमारे भारत में, तो उसने हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या देखा और उसने क्या क्या लिखा। ठीक, कहानी की तरह पढ़ेंगे ना आप जब हिस्ट्री, तभी आपको समझ में आएगा, रटेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखते हैं पहला, हेन सांग एक चीनी यात्री था। अभी हम लोगों ने पढ़ा हेन सांग कौन था, चीनी यात्री था। चीनी या चीनी यात्री हेन सांग हर्ष के शासन से बहुत प्रभावित हुआ था। जो चीनी यात्री हेन सांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और यह एक चीनी यात्री था, और यह हेन सांग जो है वो हर्षवर्धन के शासन से बहुत प्रभावित हुआ था। ठीक, उसके अनुसार यानी हेन सांग के अनुसार हर्षवर्धन का शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था तथा शासन तंत्र जनहित की कामना से संचालित होता था। हेन सांग के अनुसार जो हर्षवर्धन थे उनका शासन कैसा था, उदार सिद्धांतों पर आधारित था। मतलब वो बहुत दयालु थे, अपने मतलब कि प्रजा के बारे में सोचते थे। और इनका जो शासन था, यानी उनका जो प्रशासन कार्य था, उनका जो शासन करने का मतलब तरीका था, वो जनहित था, यानी लोगों के बारे में वो सोचते थे, उनकी जनहित की कामना से संचालित होता था, यानी जो लोगों की इच्छा होती थी, जो उनकी जनता चाहती थी, उस हिसाब से उनका कार्य संचालित होता था। ठीक है। राजा हर्षवर्धन के परिश्रम एवं दानशीलता की भी हिंसांग ने बहुत प्रशंसा की है। जो राजा हर्षवर्धन थे वो बहुत परिश्रमी थे, ठीक है, और दानशीलता यानी लोगों में दान भी करते थे, तो परिश्रम और दानशीलता का भी हिंसांग क्या किया है, बहुत प्रशंसा किया है। ठीक है। उस समय राजा के समय का विभाजन अत्यंत सतर्कता के साथ किया गया था। जैसे कि देखिएगा हीन सांग के अनुसार, ठीक, बहुत जो उनके समय राजा का समय था उसका विभाजन बहुत सतर्कता के साथ किया गया था। जैसे हीन सांग के अनुसार राजा का दिन 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक, राजा का दिन का एक भाग तो शासन के मामलों में व्यतीत होता था, ठीक, यानी जो दिन का एक भाग था वो शासन के मामलों में व्यतीत होता था, और जो शेष 2 भाग हैं वो धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होता था, यानी धार्मिक कार्यों में बीतता था। 3 भाग में जो है राजा का समय विभाजित हुआ था। पहले भाग में वो क्या करता था, अपना प्रशासन से संबंधित कार्य करता था, और जो शेष 2 भाग थे वह धार्मिक कार्यों में वह बिताता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हेन सांग कौन था और उसका जन्म कब हुआ था। तो हेन सांग एक महान यात्री था, ठीक, चीनी यात्री था, और चीनी विद्वान था। ठीक है, बौद्ध भिक्षु और प्रवासी था। कहने का मतलब ये है कि हेन सांग एक महान चीनी यात्री था, वह विद्वान भी था, बौद्ध भिक्षु भी था, और प्रवासी भी था। ठीक, उसका जन्म सन 602 ईस्वी में चीन में हुआ था। हेनसांग का जन्म कब हुआ था, 602 ईस्वी में चीन में हुआ था। वे भारतीय बौद्ध धर्म और चीनी बौद्ध धर्म के परस्पर विचार का अभ्यास करने आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। तो हर्षकालीन जो 2 शिक्षा केंद्र हैं उनके नाम बताना है। पहला आपका तक्षशिला हो गया, और दूसरा है आपका नालंदा। ठीक है। हर्षकाल की शिक्षा का केंद्र बताना है, तो पहला है आपका तक्षशिला और दूसरा है आपका नालंदा। ठीक है। ये आपके हर्षकालीन के शिक्षा केंद्र हैं। अगला है आपका, हर्षचरित के रचयिता कौन थे।
तो हर्षचरित के रचयिता जो है कौन थे? बाण भट्ट जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजपूतों ने कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया, उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा, राजपूतों ने भारत में अपने शासन काल में कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। यानी राजपूतों ने जब उनका शासन काल था तो उन्होंने भारत में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक, राजपूत राजाओं को मंदिर बनवाने का विशेष शौक था, उन्हें मंदिर बनवाने का क्या था? शौक था। इस युग में बने कुछेक मंदिर भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर माने जाते हैं। इनके द्वारा जो मंदिर बनाई गई है वो भारतीय संस्कृति की क्या है? अनमोल धरोहर माने जाते हैं। जिनमें से कुछ क्या है? जैसे भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर। ठीक, उसके बाद खजुराहो के मंदिर जो आपके मध्य प्रदेश छतरपुर में है। ठीक है, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर। ठीक है, और आबू तथा गिरनार के जैन मंदिर को शिखरों से विभूषित करना और उनकी दीवारों पर मूर्तियां खोदना इस काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, फिर से समझिएगा थोड़ा। क्वेश्चन में पूछा है, राजपूतों ने कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था, उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राजपूतों ने भारत में क्या किया था? अपने शासनकाल में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, और राजपूत के जो राजा थे उन्हें मंदिर बनवाने का बहुत शौक था। उन्होंने उस युग में जो कुछ एक मंदिर बनवाए थे वो भारतीय संस्कृति की क्या थी? अनमोल धरोहर माने जाते हैं, है ना? इन्हीं सब से तो हमारी संस्कृति का पहचान होता है कि मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो जब इन सब चीजों को, हिस्टोरिकल प्लेस को देखते हैं तब उनको अपनी संस्कृति को कुछ न कुछ तो अनुभव होता है कि अच्छा हमारी संस्कृति इस टाइप की थी। नहीं तो बच्चे तो आजकल क्या है कि दिन भर सिर्फ मोबाइल में घुसे पड़े रहते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो हिस्टोरिकल प्लेस पे जाने से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो राजपूत के द्वारा जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पहला, जैसे कुछ मंदिर हम लिख रहे हैं तो भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर हो गया। ठीक, खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। आपका जो खजुराहो का मंदिर है ना वो यूनेस्को में भी क्या है? शामिल किया गया है। ठीक, अगला है आपका उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर। ठीक, और आबू तथा गिरनार का जैन मंदिर। ये सब क्या है? राजपूत के टाइम के प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक, इनको क्या किया गया है? शिखरों से प्रभावित विभूषित करना। ठीक है, एवं इनकी दीवार पर क्या करना है? मूर्तियां खोदना इस काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखिए। यानी चंदेल के जो है दो प्रसिद्ध नगर के नाम लिखना है। तो देखिएगा, पहला बुंदेलखंड हो गया, महोबा हो गया, ठीक, अजयगढ़ हो गया व खजुराहो हो गया। ये सब क्या है? आपका चंदेल के प्रसिद्ध नगर है। सारा एमपी से लगा हुआ एरिया है। बुंदेलखंड, महोबा, अजयगढ़, खजुराहो, ये सब कहाँ किसके प्रसिद्ध नगर थे? चंदेल के। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राजपूत काल के चार प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो राजपूत काल का पूछ रहा है, तो राजपूत काल के चार प्रमुख कवि कौन थे? पहले तो पृथ्वीराज रासो थे। ठीक, पृथ्वीराज रासो, हलायुध, ठीक है, फिर नयन सुंदरी और पदम गुप्त। ये चार जो है प्रमुख कवि थे राजपूत काल के। ठीक, इसको याद करने का एक ट्रिक बहुत ही फनी है, बट मे बी आप लोग के लिए कारीगर हो तो फॉलो करिएगा, अन्यथा इग्नोर मारिएगा। जैसे पृथ्वीराज रासो ने क्या किया? हलाल किया युद्ध में। ठीक, पृथ्वीराज रासो ने हलाल किया युद्ध में। वो भी कैसे किया? नयन से किया। ठीक, नयन से किया। उसके बाद पदम यानी पैरों में उसको गुप्त कर डाला, है ना? सो फनी ट्रिक, बट यू कैन फॉलो इट इफ यू आर कंफर्टेबल। ठीक, अगर याद करने में आसानी है तो कर सकते हैं, वरना इग्नोर कर दीजिए। फिर से देख लेते हैं, राजपूत काल के चार प्रमुख कवि के नाम लिखना है। तो पृथ्वीराज रासो ने हला किया युद्ध में, वो भी नयन सुंदरी से। ठीक, नयन चंद्र सूरी से, और फिर पदम गुप्त, फिर पैरों में पदम में क्या कर दिया? गुप्त कर डाला। ठीक, ऐसे बस एक एक वर्ड थोड़ा सा माइंड में रखे रहिए, इससे क्या होगा ना, बार बार जब रिवीजन करेंगे ना तो याद हो जाएगा।
पृथ्वीराज राजपूत काल के जो 4 प्रमुख कवि थे उनका हमें नाम लिखना है। तो पहले हैं आपके जो है पृथ्वीराज रासो, हलायुध, नयन नयचंद्र सूरि, ठीक, नयचंद्र सूरि। फिर आपके चौथे हैं पदम गुप्त। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत है वो देखते हैं। पहला है आपका विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा है आपका अग्निकुंड का सिद्धांत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? तो देखिएगा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक, और सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, ठीक, कहाँ पे? उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर समुद्र तट पर स्थित है। आई बात समझ में? फिर से देखिएगा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और सूर्य मंदिर जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा के पुरी में लगभग 30 किलोमीटर समुद्र के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोज किस वंश के राजा थे? तो भोज किस वंश के राजा थे? देखिएगा, भोज जो है वो परमार वंश का राजा था। किस वंश का? परमार वंश का राजा था। और उसकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी थी। ठीक, भोज किस वंश के राजा थे? भोज जो है परमार वंश के राजा थे और इनकी राजधानी धारा नगरी थी। ठीक है, तो देखिए ये जो आपकी लगभग हमने 36 क्वेश्चन किया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे कंटेंट दिए हुए हैं। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आप इन सब चीजों को मन लगा के पढ़ेंगे और हमारी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। ठीक, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आपके लिए है। तो आप थोड़ा मेहनत करिए, हम थोड़ा मेहनत करके हम दोनों मेहनत करेंगे, फायदा आपका होगा, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, है ना? तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। ये जो आपका हिस्ट्री है वो 2 दिन में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और कल के लिए हैप्पी न्यू ईयर। नए साल से मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।